वक्फ कानून जब से संसद में पेश हुआ तब से लगातार इसको लेकर बड़ा विवाद चलता रहा। कानून बन चुका है, नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है और विरोध के नाम पर इस कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में तो हिंसा तक भड़की है। कई परिवार पलायन को मजबूर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल वक्फ कानून के खिलाफ 150 से ज्यादा याचिकाएं। देश की सबसे बड़ी अदालत में इस पर सुनवाई कल से शुरू हुई है, आज भी सुनवाई जारी रहेगी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे से फिर सुनवाई शुरू होगी। मतलब करीब 1 घंटे का इंतजार बाकी है और 1 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर वक्फ कानून को लेकर सुनवाई शुरू होगी। केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दलील देगी। वक्फ कानून का समर्थन करने वाले भी अपनी दलीलें आज अदालत के सामने रखेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा निपुण से ही समझते हैं कि कल सुनवाई 2 घंटे की, जिसके बाद आज लगातार दूसरे दिन दोपहर 2 बजे से फिर सुनवाई शुरू होगी। आज की सुनवाई से क्या उम्मीद की जा रही है निपुण? रोमाना, आज की सुनवाई से यह उम्मीद की जा रही है कि आगे होने वाली सुनवाई की दशा और दिशा तय होगी कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी या किसी हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा मामला। अगर सुप्रीम कोर्ट को सुनना होगा तो वो नोटिस जारी करके एक तारीख दे देगा कि इस तारीख तक सरकार जवाब दे दे। लेकिन ये बातें तो लगभग हर इस तरह के मामले में होती है। खास बात जिस पर निगाहें जमी हुई है लोगों की वो ये है कि इस कानून के जिन प्रावधानों को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है या संशय उठ रहा है, संदेह उठ रहा है लोगों के मन में, याचिकाकर्ताओं के मन में, उनका निराकरण करना, तात्कालिक निराकरण करना और उन पर अंतरिम रोक लगा देना। जैसे कि सरकारी ज़मीन का अगर विवाद हो तो कलेक्टर ही फैसला ले और तब तक वो संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री और जो वक्फ प्रॉपर्टीज अभी तक हैं उनको डीनोटिफाई करना, ये सारी बातों पर रोक लगाने का संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गया है, निपुण सहगल, जो याचिका करता है, मुख्य दलीलें उनकी क्या रही या किस आधार पर इस कानून का वो विरोध करते दिखाई दिए सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, करीब करीब जो है 1.25 घंटे तक याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से बहुत सारे वरिष्ठ वकीलों ने कल अपनी बातें रखी और उन्होंने जो मुख्य बातें उठाई उनका सबसे बड़ा सार तो ये है कि यह कानून भेदभाव कर रहा है मुसलमानों के साथ। मुसलमानों का ट्रस्ट है वक्फ, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल संस्था है वो, वहाँ पर गैर मुस्लिमों को एंट्री दी जा रही है, सरकार का दखल बढ़ाया जा रहा है, कलेक्टर तय करेगा सरकारी ज़मीन से जुड़ा कोई विवाद है तो उसमें, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मुस्लिम उत्तराधिकार के नियमों में भी कुछ दखल दिया गया है, ये बात कही गई और सबसे बड़ी बात ये कही गई कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान देता है, जो एक मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है सरकारी दखल के जरिए। तो इस तरह की मुख्य बातें कही गई हैं। लेकिन जो तात्कालिक जो एक चिंता जताई गई, अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे एक याचिकाकर्ता की तरफ से। उन्होंने कहा कि ऑल केरल जमीयतुल उलेमा की तरफ से पेश हुए थे सिंह भी। उन्होंने कहा कि 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, उसमें से 4 लाख तो शायद यूं ही चली जाएंगी क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका कोई डीड नहीं है, वो वक्फ बाय यूजर थी। कोर्ट ने इस बात को कहीं ना कहीं नोटिस किया है कि एक बहुत बड़ी संख्या में संपत्तियों को डीनोटिफाई किया जा सकता है, तो कोर्ट इस बारे में सोच रहा है। बिल्कुल, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज जो वक्फ बाय यूज हैं लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको अगर डीनोटिफाई कर दिया जाता है तो फिर ये मामला भानुमति की पिटारे की तरह कहीं खुल ना जाए। इसका जिक्र भी कल जब अदालत के सामने दलील रखी जा रही थी तो फिर वकीलों की तरफ से उठाया गया। अब आज कुल मिलाकर सॉलिसिटर जनरल मुख्य तौर पर और वो याचिकाएं जो इस कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं, उनकी दलीलें देखना होगा क्या अदालत के सामने रखी जाती हैं। इस बीच मेरे साथ यहां स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजिर खान साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, सैयद जवाद है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ अभिषेक राय जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत स्वागत आप सभी का। अभिषेक सर, मैं आपसे शुरुआत करने जा रही हूं। जिस तरीके से ये पूरा मामला, जो याचिकाएं इस कानून के विरोध में पहुंची, फंडामेंटल राइट्स का हनन, मौलिक अधिकार जो संविधान देता है उसका हनन, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल कोई आदेश निर्देश नहीं दिए गए, लेकिन एक संकेत और संदेश क्या निकल कर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और जिस तरीके के सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए कल? देखिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस था, क्वेरीज थी,
चीजों को जानने की कोशिश थी। कोई भी ऐसा ग्राउंड लॉ में है ही नहीं कि इसको किसी भी तरह का इंटरिम स्टे दिया जाए। जो 3 बातें आई हैं, कोई भी किसी को भी कोई इररिपेयरेबल हार्म या डैमेज नहीं हो रहा है। जब तक इररिपेयरेबल हार्म या डैमेज नहीं होता है तब तक इंटरिम स्टे देने की गुंजाइश ही नहीं है। अब सवाल यह है, कोई 2-4 ऑब्जर्वेशंस और आए कि यहाँ दंगे हो रहे हैं वगैरह वगैरह, उन चीज़ों का कानून के अंदर उन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट डील करे। आज की तारीख में 3 की 3 जो चीज़ें उठकर आई जिस पर इंटरिम स्टे की बात हो रही थी, तीनों चीज़ों में किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई हानि नहीं हो जाएगी जो कि उसे वापस रिस्टोर न किया जा सके। अगर ये हालात नहीं है तो इंटरिम स्टे की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार ने समय मांगा है, सरकार तो मतलब आपकी नजर में आज जब सुनवाई होगी तो अदालत में यही दलीलें सत्ता पक्ष सरकार की तरफ से रखी जाएंगी और किसी तरीके का कोई अंतरिम राहत या इंटरिम किसी तरीके की कोई स्टे नहीं लगने वाली, नहीं लगनी चाहिए। किसी भी तरीके से नहीं लगनी चाहिए, कानूनी तरीके से तो नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, मोहम्मद जवाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए बिल्कुल, और उम्मीद और तवक्को हम लोग ये करते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे देगा, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल राइट्स चाहे आर्टिकल 26 हो गया, 25 हो गया, 29 हो गया, 30 का बिल्कुल खुले तौर पे एक तरीके से वायलेशन है। नहीं, और वो तो देखिए अब सुनवाई होगी ना, वो तो तय किया जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंटरिम स्टे भी इसलिए नहीं लग सकती है क्योंकि ऐसा नहीं है किसी भी प्रावधान से अगर कानून अमल में आता है और जब तक सुनवाई चलती है तो कोई इररिपेयरेबल हार्म हो जाए, वो ये कह रहे हैं। मैं दूसरी चीज जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देख रहा था कि हिंदुस्तान में सबसे पुरानी मस्जिद 628 या 29 ईस्वी के अंदर केरल के अंदर चिरामिल मस्जिद लगभग 1450 साल के आसपास की पुरानी प्रॉफिट के दौर में, अगर उसको उठा करके देखेंगे ऐतिहासिक तौर पे तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली मस्जिद बनाई गई कहाँ? केरल के अंदर। उसका ऐतिहासिक प्रमाण और सत्य कहाँ से लेकर के आ पाएंगे? 1450 साल पहले। आप तो 1450 साल पहले चले गए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो 300 साल पहले की बात वहां पर कल हुई है कि साहब अंग्रेज आए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ वो रिकॉर्ड 1450 साल पहले हिंदुस्तान की पहली मस्जिद के बने हो, वो रिकॉर्ड कहाँ से लेकर के आएंगे? आप मुझको बताइए। अगर यही नजीरे देखना है कि इतिहास की बुनियाद पर आज आप उसका आकलन करने बैठेंगे तो फिर हम बहुत दूर निकल जाएंगे, फिर बौद्ध मठों तक हम लोग निकल जाएंगे, फिर बहुत सी ऐसी चीजें निकल करके हिंदुस्तान में सामने आने लगेंगी जिससे पूरे देश का ताना बाना जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो ऐतिहासिक सत्य है, जो वक्फ बाय यूजर जिसके हम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब 1450 साल का इतिहास को आप नकार दे रहे हैं और वो आज भी उसकी आइडेंटिटी मौजूद है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हम वक्फ बाय यूजर खत्म कर देंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा? क्या इतिहास जो है इस वक्त तथ्यों को मोहताज हो गया है? साजिद रशीदी साहब, ये सबसे बड़ा पेच इस मामले में जिसको लेकर कल अदालत में भी चर्चा हुई है। नहीं, देखिए बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। दरअसल वक्फ क्या है इसको ही नहीं आदमी समझ पा रहा है। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से वक्फ को देखते हैं तो सबसे पहला जो वक्फ किया गया हज़रत उस्मान की तरफ से एक बाग, एक कुआं वक्फ किया गया और उसमें कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए यूज़ में नहीं आ सकता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम बड़ा मन करके ये कहें कि भाई ये जो सरकारी ज़मीनें हैं, ये जो वक्फ की ज़मीनें आज भी सरकार के पास हैं, मुसलमान के पास तो है नहीं, ये इन लोगों को समझना चाहिए कि मुसलमान के पास नहीं है। जब तक ये सरकार के पास है तो सरकार के ही अमल दखल में रहेगी, सरकार ही इसका इस्तेमाल करेगी। वो मुसलमान के भले के लिए करे ना करे इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार केयर टेकर सर नहीं, सरकार के पास नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं सरकार के पास जो कब्जा करी हुई सरकार ने उसी के ऊपर ऑब्जेक्शन है। सर सुन लीजिए, ये देखिए ये लिस्ट है मेरे पास। हाँ, ये तो सरकारी लिस्ट ऑफ कब्जा है, वो लेकिन लीज पर है। इंक्रोचमेंट बाय सॉरी ये तो इंक्रोचमेंट है ना, आप तो खुद ही कह रहे हो कि सरकार ने कब्जा कर रखा है। इंक्रोचमेंट सरकार ने कर रखा है। मैं वही बता रहा हूँ, सरकार के पास थी इसीलिए डीडी ने ले ली, सरकार के पास थी इसीलिए एमसीडी ने ले ली, सरकार के पास थी इसीलिए एनडीएमसी ने ले ली, सरकार के पास थी इसीलिए रेलवे ने ले ली। मुझे मेरी बात सुनिए, आप कहां से कहां चले गए? यहाँ चर्चा क्या हो रही है? कल आपने सुनवाई देखी क्या हुई अदालत में? कल अदालत में आपको पता है कि वो जो वक्फ बाय यूज है वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, ये कानून में है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक राइडर है कि साहब अगर डीड नहीं है तो फिर वो डी नोटिफाई हो सकती है। इसको लेकर पूरा का पूरा मसला है, आप समझ रहे हैं इसको? बिल्कुल समझ रहे हैं। हाँ, तो इससे फिर आपको लगता है कि कोई खतरा है या नहीं? अब 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, वो तो 1450 साल पुराना लिया है कि उसकी डीड रजिस्ट्रेशन कहां से दिखा दोगे? देखिए मेरे पास ये वक्फ का अमेंडमेंट भी है अभी, इसमें कहीं मस्जिद का जिक्र नहीं है,
किसी भी मस्जिद का जिक्र नहीं है तो वक्फ तो कि उसको होता ही ना। सरकार लेने जा रही है। साढ़े 1400 साल पहले वो मस्जिद वक्फ है, आपको पता है चीरा मिल मस्जिद सरकार लेने जा रही है किसी मस्जिद को, इसमें कोई जिक्र नहीं है। नहीं, 1450 साल पहले वो मस्जिद वक्फ करी हुई है और आज भी मस्जिद उसका ऐतिहासिक प्रमाण मुझे लगता है यहाँ पर सनसनी ना फैलाएं, जरा समझ के साथ यहाँ पर बात करें। यहाँ मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, ये गोलमोल बात करके जलेबी बनाकर हम किसको कंफ्यूज कर रहे हैं? दर्शक को भी समझ आना चाहिए ना हम यहाँ पर चर्चा क्या कर रहे हैं। इतना गंभीर मुद्दा है। हाजिर खान साहब वो कह रहे हैं कि साहब डर की कोई बात ही नहीं है, ये जबरदस्ती का डर है। क्यों कर देगी सरकार डी नोटिफाई? सरकार क्यों करेगी डी नोटिफाई? देखिए मैडम, कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये वक्फ कोर्ट का मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवाल किए। ठीक है। इसमें तुषार मुआवजा ऐसे जैसे छठी क्लास का बच्चा होता है ना, ऐसी बातें कर रही थी। उसने ये कहा कि आपने जो वक्फ कानून बनाया है उसमें जो 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में जो मस्जिदें या कब्रिस्तान दिए गए उस जमाने में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। 1925 से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ है। आप कैसे कर सकते हैं वो बात जो वक्फ ऑफ यूजर जो है उसे कैसे खत्म कर सकते हैं? हमारी चीज, हमारा कब्रिस्तान, हमारी मस्जिद, हमारी दरगाह, हमारा चर्च, हमारी चीज है, उसको सरकार को कौन से अधिकार दिए? सर, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्या नहीं कि वक्फ बोर्ड का आप हमारे ऊपर वो करो, एहसान करो। हिंदुस्तान की सरकार जो भी कदम कर रही है, उठा रही है अब तक पिछले 14 साल से 11 साल से जो 2014 से आई है, वो हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करने के काम है। हम ये कह रहे हैं 8 लाख प्रॉपर्टियां हैं जिसमें 4 लाख का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सरकार का एक सूत्रीय प्रोग्राम है। नहीं सर, अब ये तो आप राजनीतिक बात करने लगे ना कि सरकार जो भी कार्यक्रम चला रही है वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए। अब सरकार की तरफ से जो योजनाएं गिनाई जाती हैं सर, उन योजनाओं में सबसे बड़े लाभार्थी अगर कोई एक समुदाय है तो वो तो मुसलमान ही निकल कर आते हैं। फिर आप लोग जनरलाइज स्टेटमेंट्स यहाँ पर बैठकर देने लगते हैं। सर, इसी से सवाल उठता है कि क्या आप लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं? आप लोग देख नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट की टीवी तरफ वाले से नहीं देख रहे मैडम। 2013 में राजीव गांधी ने जो एक किसानों का नोएडा में भट्टा पार्सल को फाड़ दिया था, उसमें जो कानून बनाया गया था 2013 में, उसे तरमीम करके 2015 में ये कर दिया कि जमीन किसी की भी ले सकते हैं और जो अधिकारी लेगा उसको सजा राहुल गांधी की तारीफों में आप यहाँ पर कसीदे पढ़ रहे हैं बैठकर। सर, यहाँ पर मुद्दा वक्फ प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी थी, हमारी रहेगी। सरकार को उसमें अच्छा करना है तो सरकार को ये चाहिए। नहीं, अच्छा करना है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ये मैं बता दूं दर्शकों को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें बहुत कुछ अच्छा भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, ये ऑब्जर्वेशन भी सामने निकल कर आई है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही है। आज फिर दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी और ऐसे में राजनीतिक दलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। वो सुनाती चलती हूं आपको। 75 ईयर से कोई गरीब मुस्लिम को कोई वक्फ के नाम पर कोई लाभ नहीं मिला है। जो वक्फ के नाम पर जो बड़ा बड़ा लीडर्स रहते हैं, हमारा हैदराबाद में मजलिस पार्टी के जैसा, वही लोग इस लैंड को लूटा है। इसलिए भारत सरकार ये सब देखने के बाद वक्फ बोर्ड को पूरा हम संविधान के तरफ आधार पर उसको ठीक करेंगे। पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा और ये सरकार वक्फ की संपत्तियों को हड़पने के प्लान से जो बिल लेकर के आई है माननीय उच्चतम न्यायालय, उस पर जो है वो रोक लगाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है वक्फ कानून को लेके और उससे केंद्र सरकार को यह समझ जाना चाहिए कि उन्होंने एक गैर संवैधानिक बिल संसद के अंदर पास किया है। निश्चित रूप से आज एक सकारात्मक निर्णय आने की सबको उम्मीद है। बाद इस बात की उम्मीद एक बार फिर से जागी है कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। और जो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन अपना दिया है कि जितनी भी बातें उसके सामने रखी जा रही हैं वो उसको मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर ही परखेंगे। देखिए, बड़ा दिलचस्प है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल पहले दिन की सुनवाई हुई, आज दूसरे दिन की सुनवाई अभी 2 बजे से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दल जो हैं और जो नेता हैं वो एक तरीके से फैसला, जजमेंट सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने सुना किस तरीके से संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि साहब गैर संवैधानिक ये कानून है, ये साबित हो गया। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। मुझे लगता है जल्दी से अभिषेक राय जी को एक बार फिर से लेकर आते हैं और उनसे समझते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि साहब ये जो संशोधन सरकार ने कानून में किया है, मुसलमानों की संपत्ति इससे हड़प ली जाएगी और उसमें बार बार वक्फ बाय यूज वहीं पर आकर सुई टिक रही है। अभिषेक जी, देखिए, वक्फ बाय यूजर में जो ये अमेंडमेंट किए गए हैं, ये इसलिए किए गए हैं, अगर आप देश भर में अदरवाइज देखिएगा, छोड़ दीजिए वक्फ कानून को या किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को, सारी प्रॉपर्टीज का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। इन प्रॉपर्टीज का अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है तो डिस्प्यूट की गुंजाइश खत्म हो जाती है।
पर सर उसी को लेकर तो सवाल पूछा गया ना, कोर्ट ने अब भी सवाल है पूछा कि कौन 300 साल पुरानी प्रॉपर्टीज का बिल्कुल सही डॉक्यूमेंटेशन बात है। कैसे होगा, नहीं जामा होगा। मस्जिद दिल्ली की उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे? मान लिया मैंने, उस सपोजिंग कोई प्रॉपर्टी है, उसकी डीड नहीं है, बट उस समय से इस समय तक इसी के यूसेज में है, वो किसी और की प्रॉपर्टी तो है नहीं। आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, आपके पास सारे डिटेल्स हैं, आपके पास फैक्ट्स हैं, ये उसमें तो परेशान वो हो ही नहीं रहे हैं। परफेक्ट उसमें परेशानी की गुंजाइश ही ये नहीं। ये ऐसा थोड़ी दलील ना कि है, आप ये बड़ी रजिस्टर दलील करेंगे है तभी जो आपकी आज प्रॉपर्टी दलील है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी अदालत में रखी जाएगी जवाब साहब। तो फिर डर कहाँ का है? वो कह रहे हैं कि नहीं, साहब जरूरी थोड़ी है आपको रजिस्ट्रेशन के कागजात दिखाने में, बहुत तरीके होते हैं प्रूव करने के, आपके पास नहीं, revenue आप- records आप वो- होंगे। आपको उन जी। प्रॉपर्टीज का डर ही नहीं है नहीं, जो नहीं, 300 क्यों? साल या 1400 नहीं, साल नहीं, प्रॉपर्टी ठीक है। नहीं, है। नहीं। डर आपको उस प्रॉपर्टी का है जो आज कब्जा की गई है, आज हड़पी गई है, पिछले 20 साल 50 साल में था। ठीक है। डर उन लोगों का है, उन लोगों को डर है जिन्होंने इन प्रॉपर्टीज को लगातार मिसयूज कर रहे हैं, अच्छा। और किसी को कोई डर नहीं है। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा ये है, एक डर ये भी है सर कि वो 300 साल 500 साल 1000 साल पुरानी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वक्फ बाय यूज हैं, वो डी नोटिफाई करके वक्फ से निकलकर एएसआई को दे दी जाएंगी, ये भी तो डर है। वो इंक्वायरी हो रही है, सिर्फ इंक्वायरी। अच्छा। इंक्वायरी के आज दायरे हमारे आप जवाब में दीजिएगा। पीछे की चीजें भी है, आगे की चीजें भी ठीक है। है। पीछे की चीजें इंक्वायर वो होंगी, सिर्फ चीजों इंक्वायरी की होगी। सत्यता चलिए, पता ठीक है, चलेगी। इंतजार ठीक रहेगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है इस मामले पर। आइए जवाब नहीं साहब। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा, वो बता रहे हैं कि इंक्वायरी होगी, किस चीज की इंक्वायरी होगी, यही तो सवाल है। फिर सवाल इसमें निकले किस चीज की इंक्वायरी करेंगे, Ownership की inquiry होगी। ओनरशिप की कहां से? मैं वही कह रहा हूं कि ओनरशिप आप ये आपने सोच थोड़ी लिया है ना कि ना ना ownership सिर्फ सोच title नहीं लिया की सर, ownership आ रही है। ना ना, ये फिर तो आप आपकी कह रहे समझ है। हैं, फिर सर अलाउ मी टू स्पीक, फिर आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ तो ये मान रहे हैं कि ये मान लिया जाएगा कि यहां पर नहीं है, फिर दूसरी जगह पर नहीं होगी, खाली हम जो है देखने के लिए कर रहे हैं। क्या देख करके करेंगे? आप देखते रह गए इतने साल पहले, और आपको बता दूं, सिर्फ आप कह रहे हैं क्लियरिटी के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, तो आप बताइए बहुत से सरकारी ऐसे महकमे हैं जिनके अंदर क्लियरिटी है। डिफेंस की जमीन अयोध्या के अंदर बेच दिया करके सरकार ने, किनको बेची? चंद उद्योगपति मिल गए। और सुनिए, अलाउ मी सर, यहाँ अब सर आपके लिए दूसरी जगह ये है, कल को वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति ऑलरेडी बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस बने हुए हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा, उनके केसेस बाकायदा चल रहे हैं, बाकायदा चीजें चल रही। कल को आप उठाकर कह देंगे जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर होगा कि ये आज से जो है हमारी सरकार की हो गई, हम तो मुंह ताकते रह जाएंगे इतने सालों अदालत से। में जाने से अब 226 अभी तो आप कह रहे हैं, सुनिए, फिर ट्रिब्यूनल के ऊपर आपने कहा है कि ट्रिब्यूनल चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, इनके अंदर खाली ट्रिब्यूनल। मैं यही सवाल कर रहा हूं कि ट्रिब्यूनल देश के चला कौन रहा साहब, जिस तारीख में ट्रिब्यूनल अगर के बहुत से केसेस सर, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल के बहुत से केसेस और बहुत से लोगों की जो सुनवाई चल रही है वो हाई कोर्ट के अंदर भी चल रही है, वक्फ बोर्ड की तमाम ऐसी जमीनें हैं जिनके अंदर चल रही। फिर आप वक्त में तीसरा सबसे बड़ा जो आप 5 साल का सारे एक साथ बोल दिए, सारे आप एक साथ बोल रहे हैं। एक मिनट, मुझे अभिषेक जी इतना बता दीजिए, यहाँ आप दोनों की बात सुनकर मुझे ये लग रहा है कि ये मामले ठीक है, डिस्प्यूट में आएंगे तो क्या हुआ, जाइए अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, तो मतलब हम डिस्प्यूट और अदालतों में केसेस का जो भार है वो बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया, भानुमति का पिटारा। क्या हम वो खोल रहे हैं? बिल्कुल भानुमति का पिटारा आप नहीं खोल रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस ओवर 20 years, 40 years, or maybe even 60 years, maybe maximum go back to 80 years or 90 years. उस पीरियड में जो प्रॉपर्टीज इस तरह की आई हैं, मोस्ट ऑफ देम इज आफ्टर पार्टीशन। ये लिखा हुआ तो है नहीं। रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं, जरा सुना देते हैं। चार्जशीट होती है सोनिया जी और राहुल की, तो ये टोटल पॉलिटिकल विच हंट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अनुभव है मेरा लोगों के बीच में, और लोगों की सोच ये है कि गलत दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, और ये नहीं होना चाहिए। भैया मैंने बोला आपको कि अच्छा है कि कल पब्लिक हॉलिडे है, नहीं तो मेरा जन्मदिन भी मैं यहीं ईडी के ऑफिस में इनके साथ बैठना पड़ता, पर कल गुड फ्राइडे है तो इसलिए कल मेरे को ऑब्वियसली बंद है, इसलिए मेरे को नहीं बुलाया जा रहा। अरे दोपहर के बाद ज़रूर आऊँगा, इनके साथ फिर से बैठूंगा। प्यार है, प्यार करते हैं इसलिए बुलाते रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो कर रहे हैं, मतलब अरे डॉक्यूमेंट तो 23,000 पहले दे दिए हैं, और जितने डॉक्यूमेंट फिर से मांगेंगे उतने देंगे, और कोई छुपाने की चीज़ नहीं है यार। जितने जो भी मेरा काम होता है उसूलों के मुताबिक होता है, हर तरीके से होता है, तो इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई चीज़ गलत मिलेगी नहीं।
क्या रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। ईडी ने चार्जशीट भी फाइल की है नेशनल हेराल्ड केस में। आपको क्या लगता है वो भी एक तरीके का, आप लगातार बोल रहे हैं पॉलिटिकल विजन है? 100% पॉलिटिकल विजन है। जिस दिन मुझे बुला रहे हैं उस दिन चार्जशीट कर रहे हैं, और मतलब कि इस तरीके से क्या मिलेगा, कुछ नहीं। और पूरी जनता जागरूक है, देख रहे हैं कि ये गलत इस्तेमाल। तो आज लगातार तीसरे दिन ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, और वही आरोप ईडी पर लगाते हुए कि दरअसल केंद्र के इशारे पर जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। गौरव भाटिया, पार्टी प्रवक्ता, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। एंड फॉर कन्वीनियंस, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी SLHPL। अब इसके मुख्य बिंदु और पहलू क्या है? भ्रष्टाचार सोचिए कैसा है। ये जमीन जो खरीदी गई तो इसमें कोई पेमेंट पहले OPPL को नहीं किया गया, और जो स्टैंप ड्यूटी थी, जो जमीन खरीदता है वो स्टैंप ड्यूटी देता है, लेकिन दामाद जी का मामला था, सोनिया गांधी जी का दबाव था, तो स्टैंप ड्यूटी जो है वो OPPL देता है। उसके बाद जो चेक जिससे बाद में पेमेंट हुआ सेल डीड के दौरान, आप हैरान हो जाएंगे जान के, ये चेक भी जो है स्काईलाइट नामक कंपनी से नहीं दिया गया, ये किसी और कंपनी से दिया गया। ऐसा क्यों है? क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा अब सांसद नेत्री हैं, सामाजिक जीवन में है, क्या वो इसका उत्तर देंगे? और ये घोटाला यही नहीं खत्म होता है। अब जो बात है ये सबसे प्रमुख है, विच शोज अ क्विड प्रो को, abuse of power of the office of the chief minister Bhupinder Hooda under the instructions of Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi. Skylight Hospitality एक लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना पत्र देती है। आपको जान के हैरत होगी और शर्मिंदगी भी होगी कि ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार, नकली गांधी परिवार इस देश में है, जो हर कानून को तोड़ता है, क्योंकि उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपने दामाद की चिंता है। 4 दिन के अंदर, केवल 4, 1 2 3 4, 1 2 का 4, यह लाइसेंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दे दिया जाता है। और आपको मालूम है, वैसे अगर कोई साधारण व्यक्ति कंपनी जाए और वो कांग्रेस की सरकार में आवेदन देती थी कि लाइसेंस दे दो, तो हर कोई जानता है कमीशन खोरी होती थी एक, और कई बार सालों लग जाते थे, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता था। अब दामाद जी ने अगर मांगा है तो कानून को ताक पे रखते हुए 4 दिन के अंदर लाइसेंस दे दिया जाता है। और बड़ी बात यह है, हुडा जो सरकारी संस्था है, उसने कहा ये जो कंपनी है रॉबर्ट वाड्रा की, इसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं है और टेक्निकल कैपेबिलिटी भी नहीं है। प्लीज नोट दैट डाउन। एन ऑब्जेक्शन ऑन द फाइल on the application made by Robert Vadra's company, Skylight Hospitality, was raised by the officials of Huda stating, आक्रामक अंदाज में बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा की घेराबंदी करते हुए, और न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा बल्कि पूरे गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा के पास ईडी के सवालों का जवाब नहीं। कुछ ही देर बाद वक्फ कानून को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। दोपहर 2 बजे से सुनवाई होनी है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन है। कल की तरह आज भी दोपहर 2 बजे से सुप्रीम कोर्ट वक्फ में जो संशोधन किया गया कानून में, उस मामले पर सुनवाई करेगा। अदालत की तरफ से कल ऐसे संकेत मिले थे
कि कोई निर्देश अदालत देना चाहती है, लेकिन उस मौके पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि मौका दिया जाए, जिसके बाद आज एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही है और इस बीच बीजेपी के सांसद हैं, जो वक्फ बिल जो आया था उसको जो जेपीसी के पास भेजा गया था, उसके अध्यक्ष भी यही जगदंबिका पाल बीजेपी के सांसद थे। उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। वो दावा ये कर रहे हैं कि वक्फ कानून में सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन विरोध करने वाले गुमराह कर रहे हैं। सुनिए। आप कैसे देखते हैं पहले दिन की सुनवाई को और क्या उम्मीदें आप? आज जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो सुप्रीम कोर्ट के बिल उठाए उसका सरकार की तरफ से जवाब आएगा, जो भी उनके वकील खड़े होंगे। लेकिन हमने जो ये सवाल उठा था जब हमारे जेपीसी में कि साहब आप कैसे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को रख देंगे, तो ये सवाल बार बार उठा रहे थे, चाहे ओवैसी साहब हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि समय समय पे हमारे फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रामराज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और उस फैसले में हुआ है कि ये विधि सम्मत एक निकाय है, ये धार्मिक संस्था नहीं है। और वक्फ बाय यूजर खत्म करने पर भी सवाल उठे। जो हमने वक्फ बाय यूजर खत्म किया है, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं खत्म किया है। और मस्जिद है, खानका है, कब्रिस्तान है, इमामबाड़ा है, और वहाँ पे नमाज होती है, तो चाहे डीड हो या ना हो वो वक्फ रहेगा। ये स्पष्ट तो है बिल में। तो संकेत मिले कि कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भावनाओं में या किसी मतलब जिस तरह से आंदोलन है उस पर नहीं, वो मेरिट पे जाती है। जो पिटिशनर्स के वकीलों ने सवाल उठाए हैं, उन्होंने आज सरकार के पक्ष की तरफ से भी सुनवाई करने का अवसर दिया है, तो इससे साफ है कि दोनों पक्ष को सुनना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा में पास होगा ये कानून 100%। 6 महीने हमने मेहनत किया। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके की अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर आ गई हैं। फिलहाल मामला जो है वो कानून की दहलीज पर पहुंचा हुआ है। देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बाद अब कानून की कसौटी पर, लेकिन फिलहाल कानून की कसौटी पर सिर्फ इतना ही कसा जा रहा है कि मामला सुनने लायक है भी या नहीं, और अगर सुनने लायक है तो फिर किस अदालत में इसको सुना जाए। क्या खुद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगी या फिर किसी हाई कोर्ट को यह मामला भेज दिया जाएगा सुनने के लिए। और इस बीच जब यह मामला सुनवाई के लिए चलेगा तो फिर क्या किसी तरीके की कोई अंतरिम राहत उन याचिकाकर्ताओं को जो इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उन्हें मिलेगी किसी अंतरिम रोक के रूप में? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज की सुनवाई के बाद सामने आ जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा निपुण से ही समझ लेते हैं। निपुण, आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली है? सुनवाई किस रूप में आगे बढ़ेगी? सुनवाई कहां होगी? और साथ ही साथ जब तक सुनवाई चलेगी तब तक किसी तरीके का कोई अंतरिम रोक, इंटरिम स्टे का प्रावधान लाया जाएगा क्या? ये तमाम मामलों को लेकर आज क्लैरिटी मिल जाएगी क्या निपुण? बिल्कुल रोमाना, यही उम्मीद है कि ये सारी बातें जो आपने कही उन पर स्पष्टता आज मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक संकेत दे दिया था कि मामला विस्तृत सुनवाई का है। सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी या हाई कोर्ट में होगी, ये तो नहीं कहा था। लेकिन एक पल ऐसा आया था जब कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा था कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही मामले को सुने, और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातों पर यह संकेत दे दिया था कि इन पर अंतरिम रोक लगा के एक तात्कालिक एक विराम लगा दिया जाए जो विवाद उठ रहा है उस पर, ताकि सुप्रीम कोर्ट सुने और तय करे कि यह कानून सही है, संवैधानिक है या नहीं है। तो उन बातों पर हो सकता है आज स्पष्टता मिले, और वो बातें यही हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का होना या जो संपत्तियां हैं जिन पर विवाद हो सकता है उनका डिनोटिफाई हो जाना और हजारों लाखों की संख्या में संपत्तियों का बिल्कुल वक्फ बोर्ड के दायरे से बाहर हो जाना, ये जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसका तात्कालिक एक समाधान करे और उस पर रोक लगा दे। ऐसा संकेत कोर्ट ने कल दिया था। ये आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, आशंकाएं। ये आशंकाएं जो जताई जा रही हैं उन्हीं को लेकर लोगों के मन में ढेर सारे सवाल हैं और उसी को लेकर बहुत से भ्रम भी हैं। और शायद अगर ये आशंकाएं दूर हो जाएं तो लोगों के सामने इस कानून को लेकर वो तस्वीर साफ हो जाए, क्योंकि अभी तक तो मन में बहुत सारे सवाल हैं। हाजिर खान साहब, मुझे ध्यान आ रहा है कि सवाल तो इसको भी लेकर आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे थे कि साहब मुसलमान तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे वक्फ बोर्ड में, ये तो ऐसे इंतजाम कर दिए गए सरकार की तरफ से। और कल अदालत में साफ तौर पर यह कहा गया कि साहब वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम हो ही नहीं सकते, मतलब 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और 2 गैर मुस्लिम। रोमाना जी, बात यह है कि जो हिंदुस्तान में 32 बोर्ड हैं, 70 और बोर्ड हैं हिंदुस्तान के, सिख, बौद्ध, जैन,
सरदारों के। तो जब यहाँ पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर वक्फ बोर्ड के अंदर 2 हिंदू रखे जा सकते हैं तो क्या मंदिर ट्रस्ट, बौद्ध ट्रस्ट, चर्च ट्रस्ट और गुरुद्वारा ट्रस्ट में भी रखे जा सकते हैं? तो तुषार शर्मा के पास कोई भी जवाब नहीं था, वकील साहब के पास सरकार की। बात यह है कि कानून बनाना हिंदुस्तान के मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए सरकार कर रही है, लेकिन दुरंगी बात करके देश में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि अयोध्या में 800 एकड़ ज़मीन सरकार की ज़मीन, उसकी फौज की ज़मीन एक बिजनेसमैन को दे दी गई, इसी तरह सरकार, क्योंकि पिछले 5,000 योजनाएं हिंदुस्तान की सरकार की फंसी हुई हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो इसलिए ये सारे खेल खेले जा रहे हैं कि ज़मीनों को हड़प कर एक उद्योगपतियों को दे दी जाए। ये पिछले 2014 से हिंदुस्तान में चल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि 2013 में जब कानून बना था वक्फ का, तब भी इस देश के पार्लियामेंट ने बनाया था कानून, और पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बुद्धिजीवी, अडवाणी जी जैसे बुद्धिजीवी, अरुण जैन जी जैसे बुद्धिजीवी, सुषमा स्वराज जी, यशवंत शर्मा, जसवंत सिंह। 2013 में किस किसके नाम गिना दिया आपने? भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे। कानून बना ही नहीं। ठीक है, 2013 में नहीं बना, जिस 2040 को खत्म किया कब बना? ठीक है, लेकिन जिनके नाम आप गिना रहे हैं, कब से उसको पार्लियामेंट में? एक सेकंड, पहले मुझे बताइए कि ये जो आपत्ति जताई जा रही है कि साहब वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम क्यों, ये आपत्ति जताने वाली बात है? देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें भ्रम ज्यादा फैलाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड में 2-3 कमेटियां होती हैं। एक तो बोर्ड होता है, बोर्ड में 7, जैसे दिल्ली के अंदर 7 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 5-6 मेंबर अलग से होते हैं। बोर्ड में अगर हिंदू आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में रिलीजियस कमेटियां होती हैं, मस्जिद कमेटी अलग होती है, दरगाह कमेटी अलग होती है, इमाम बाड़े की कमेटी अलग होती है। छोड़ दें, हम वक्फ बोर्ड की बात कर लें, जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसका होता है? वक्फ बोर्ड पर रहिए प्लीज, मैं उसी की बात कर रहा हूं। हमें पता है सर, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड पर अगर बोर्ड में क्योंकि सरकारी आदमी हैं सारे, सरकार ही अपॉइंट करती है, अगर उसमें 2 आदमी रख दिए गए तो ऐसा कौन सा कयामत आ जाएगी? कौन सी कयामत है? दूसरी बात, बोर्ड के सारे इंतजाम को रेवेन्यू देखता है। रेवेन्यू में सारे अफसरान हिंदू हैं। अब हटवा दो उनसे भी कि सारे के सारे हिंदू हटने चाहिए, रेवेन्यू में सारे सरकारी अफसर जो है मुसलमान होने चाहिए। ये कोई चीज थोड़ी है, ये भ्रम ज्यादा फैलाया जा रहा है। इतना हिंदू मुसलमान क्यों? मैं इसको पूरा पस मंजर को कंक्लूड करता हूं 2 बातों पे। जब ये बिल लेकर के आया गया, क्या कहा गया कि वक्फ बोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसका जो बेसिक आधार था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर जहां तक बात हो रही तो उसमें सबने दलील दी, जेपीसी बनाई, उसको लेकर के बातें भी रखी गई, सदन में भी रखी गई, कोर्ट में रखी गई। लेकिन बेसिक आधार क्या था कि मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ज्यादा घपले घोटाले हो रहे हैं। सुधार के लिए। दूसरी चीज, अगर सुधार के लिए लेकर के आना था तो उसमें एक प्रावधान ये था कि अगर वक्फ बोर्ड की कोई भी व्यक्ति संपत्ति को कब्जा कर लेता है तो उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होता था। आपने क्या कर दिया उसमें कि इजीली बेल मिल जाएगी आपको। आप वक्फ बोर्ड की अगर संपत्ति करें तो आपकी जो कसौटी थी पहली ही बार में वहीं पर गिर गई, जब आपने इसको कसौटी के आधार पर कसा कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए लेकर के आ रहे हैं। अब तो आपने ये प्रावधान डाल दिया कि वक्फ बोर्ड की कोई संपत्ति कब्जा कर ले तो उसको बेल इजीली मिल जाएगी। सवाल को बड़ी खूबसूरती से आप टाल गए। मैंने सवाल यह पूछा था कि साहब वक्फ बोर्ड के अंदर अगर 2 गैर मुस्लिम आ जाएंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? आर्टिकल 26 आपने तो पढ़ा होगा। आप तो दानिश्वर हैं, ये लोग भी हैं। तो भाई यही प्रावधान दूसरे रिलीजन के लोगों की जो ट्रस्ट है उसमें अगर कोई मुस्लिम आ जाए कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अच्छा, 1 मिनट, इसका जवाब लूंगी ना मैं। अभिषेक जी मुझे बताइए, क्यों वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और क्यों अन्य धर्मों के ट्रस्ट में सिर्फ उन्हीं धर्म से जुड़े हुए लोग? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी कल आया। सिंपल, बहुत बढ़िया। 2 चीजों को देखिए, एक ये ट्रस्ट है और कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट में कोई भी रह सकता है, ट्रस्टीज ने ट्रस्ट बनाया है, उसमें बेनिफिशियरीज हैं, कुछ भी। और धार्मिक ट्रस्ट नहीं है आप ये कह रहे हैं? इट कैन बी फॉर रिलीजियस पर्पसेस और फॉर अदर चैरिटेबल पर्पसेस। घुमा रहे हैं ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट है वो उसमें सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट से सीधे सीधे गाइड हो रही है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, सब चीज सिंपल है, सब चीज सेकुलर है। उसमें जो हिंदू मंदिर की प्रॉपर्टी है, आपको समझना चाहिए, हिंदू किसी मंदिर की प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, एक डिटी की प्रॉपर्टी है। इंडिया में ये प्रिवी काउंसिल तक ये केस गया था जिसमें कि ये डिसाइड हुआ था दैट अ टेंपल, द डिटी सिटिंग इन द टेंपल इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। आप वे उस आदमी की प्रॉपर्टी है, दो क्योंकि वो माइनर है तो वो बेनिफिशियरी है, लेकिन मस्जिद पास गया ये
1930s की बात थी, अंग्रेजों के समय की। अंग्रेजों के जमाने में लेकिन फिर ये पूछा जाता है प्रिवी काउंसिल में गई थी और उस साथ में ये भी डिसाइड हुआ था मस्जिद जो है इट्स जस्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। क्योंकि आप प्रिवी काउंसिल ले आए अंग्रेजों के जमाने की, एक तथ्य मैं भी रख देती हूँ ना यहाँ पर। कल सीजीआई की तरफ से ये कहा गया अंग्रेजों के जमाने में प्रिवी काउंसिल में वक्फ बाय यूजर को मान्यता थी। तो आप जिस तरीके से मंदिर और डाइटी और वहां पर क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी है तो इस वजह से किसी दूसरे धर्म का शख्स नहीं उसके अंदर आ सकता है, और यहां पर वक्फ को लेकर फिर वो प्रिवी काउंसिल की आधी बातें मानी जाएंगी, आधी नहीं। बिल्कुल नहीं। बात प्रिवी काउंसिल की बात आज की तारीख में भी हम नहीं मान सकते हैं। क्योंकि लॉजिकल है, रीजनेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। वक्फ बाय यूजर जब उस समय प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया, उस समय के हालात, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर डिसाइड किया। आज की तारीख देखिए, जब ये चीज ब्रॉडली क्लियर हो चुकी है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कत क्यों हो रही है? कोई अगर किसी से इंक्वायरी कर रहा है, व्हाई आर यू गेटिंग अगेंस्ट द इंक्वायरी? व्हाई डोंट यू अलाउ एनीवन टू फाइंड आउट द ट्रुथ? वक्फ की लड़ाई और उसी पर सुप्रीम सुनवाई का आज लगातार दूसरा दिन, बस चंद मिनटों का इंतजार बाकी रह गया है, सुनवाई शुरू होगी। इसी को लेकर हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। मैं सही बात कर रही हूं तो कुल मिलाकर यहां पर जो बड़ी आपत्तियां इस कानून को लेकर कि वक्फ बाय यूज है तो फिर रजिस्ट्रेशन डीड की जरूरत क्यों, और वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम की, यही है जी। देखिए, अभी जब मैंने सवाल करा था कि आप जो हैं फिर दूसरी जगह पर भी मुसलमानों को क्या इजाज़त देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं अभी निकालना चाह रहा था, इन्होंने कहा कि लगभग 100 साल की, 150 साल की प्रॉपर्टी की, लेकिन डेट नहीं डिसाइड है। जैसे मैंने कहा, जब 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के अंदर लाया गया तो बाकायदा उसमें डेट मेंशन करी गई कि 1947 के बाद से जितनी भी चीज़ें हैं। फिर आप 2014 का CAA का कानून लेकर के आए, उसमें भी आपने बाकायदा डेट मेंशन करी, लेकिन यहाँ पर आपकी मंशा जो है ना, वो उस पे सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपने कहीं पे कोई डेट मेंशन ही नहीं करी। आप तो तमाम मस्जिद, तमाम आपके जो है ईदगाह, तमाम आपकी जो लैंड है जिस पे आपके कब्रिस्तान है, जितनी आपकी मज़ारें हैं, उन सबको लाइन से जो है एक ही डंडे से हाँकने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो देश के अंदर नहीं होगा। और अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पर जो है, अगर आप स्टेट वाइज उठा के देखेंगे तो सबकी तरीके जो है ना, पूजा पद्धति के चीजों के या आइडियोलॉजिकल चीजों पे, वो अलग अलग है। तो पूरा एक बहुत अच्छा काम हुआ। मैं दूसरे नजरिए, पूरे हिंदुस्तान में जो काम कभी नहीं हो सकता, आज मैं पहली बार देख रहा हूं, तमाम हिंदुस्तान के जो फिरके के मुसलमान थे वो सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। 73 याचिकाएं लगाई गई, चाहे उसमें शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे इस वक्त खड़े होकर के आ रहे हैं और अपनी बात और इस सरकार की मजम्मत जो है पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, जो इतने हमने सालों के अंदर नहीं देखा। लेकिन बहुत से मुस्लिम संगठनों को हम भी देख रहे हैं जो सड़क पर उतर रहे हैं और जो बाकायदा पटाखे चला रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं, जो खुश हैं कि सरकार ये कानून लेकर आई।